अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से ये है प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में अफगानिस्तान में दाइश दर हकीकत अपना असर रसूख बढ़ाने में किस हद तक कामयाब हो रही है, और पानी के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। But there'll always be change, and I think you want to see change. सदर ट्रंप की सियासी मुश्किलात उनकी पार्टी के मुस्तकबिल को किस तरह मुतासिर कर सकती हैं? तर्ज जिंदगी के 5 अनासर जो दे सकते हैं कैंसर से तहफ़्फ़ुज़। और भारत में किस तरह स्ट्रीट आर्ट बदल रहा है शहरों का चेहरा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कायम किए गए मुश्तरका ग्रुप का एक इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें दाइश के बढ़ते हुए खतरे पर तशवीश का इजहार किया गया। हुकाम का कहना था कि शाम और इराक में दाइश के खिलाफ नुमाया कामयाबी मिली है, लेकिन इस दहशतगर्द तंजीम के जंगजुओं की अपने वतन वापसी या दीगर मुल्कों में आमद से आलमी अमन के लिए खतरा बढ़ गया है। इसकी एक मिसाल तो अफगानिस्तान में वाज़े नजर आ रही है, जहां गुज़िश्ता रोज़ काबुल में दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। इस हमले में कम से कम 31 अफराद हलाक और 60 के करीब जख्मी हुए। ये सिर्फ काबुल में इस साल के आगाज़ से अब तक दाइश का कम से कम 6ठा हमला था। इस वक्त चलते हैं इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका की पाकिस्तान अफगानिस्तान ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम के पास, जो अफगानिस्तान में दाइश की सरगर्मियों पर अवार्ड याफ्ता रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। आयशा तंजीम, ये बताइएगा, आप गई अफगानिस्तान और आपने देखा कि वहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस हद तक कामयाब हो रही है दाइश मकामी सतह पर भर्तियाँ करने में? जी सारा, जो दाइश का वहाँ पे सबसे कामयाब हथियार है उनका वो गैर कानूनी FM चैनल है, जिसको अभी तक हुकूमत बंद नहीं कर पा रही। और अगर पाकिस्तान में लोगों को याद हो तो यहाँ स्वात में मुल्ला फजलुल्लाह के नाम से, जो अब TTP के हेड है मौलवी फजलुल्लाह, वो एक FM चैनल चलाते थे। इसी किस्म का FM चैनल नंगरहार में चल रहा है। मैंने आज दोबारा मालूमात हासिल की कि वो चैनल वैसे ही चल रहा है। मैंने भी वहाँ अफगानिस्तान में जब थी तो वो सुना, तो वहाँ वो बहुत ही ज्यादा गानों के जरिए, तरानों के जरिए, कभी कभी तिलावत के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जंग दरअसल जिहाद है और इस्लाम के लिए है। और खास तौर पे नौजवानों पे जो ये वो सुने, उस पे उसका असर काफी होता है। दूसरी बात ये जो हमने देखा कि ओवर द टाइम जिन जिन एरियाज पे दाइश का कंट्रोल था, जहां फिजिकली वो लोगों के घरों में जा सकते थे, वो लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों को अपने फोन्स पे वीडियोस दिखाते हैं कि दुनिया में देखिए मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और अफगानिस्तान में भी जो अफवाज आई हुई हैं वो जुल्म कर रही हैं और आप जिहाद करें। ये लेकिन इसके बावजूद मैं ये याद कराती चलूं कि दाइश जो है वो कम से कम नंगरहार के एरिया में लूज कर रही है, क्योंकि हम जहाँ 2015 में जहाँ गए थे, 2017 में हम जहाँ तक गए वो उससे बहुत आगे जगह थी। सो टेरिटरी उन्होंने लूज की है, उनके लोग कम हुए हैं, मरे हैं। तो ये कहना कि दाइश जो है वो अफगानिस्तान में गेन कर रही है, ये इस पे तनाजा है। रूस और ईरान का ये कहना है कि दाइश का खतरा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अमेरिका का ये कहना है कि रूस और ईरान जो है वो दाइश के खतरे को एक तरह से दाइश को यूज कर रहे हैं तालिबान की मदद करने के लिए, बहाने के तौर पर, कि दाइश का खतरा उतना नहीं है जितना वो कह रहे हैं। जी, जो दाइश की कैपेबिलिटी आपने खुद देखी, जो रिक्रूटमेंट एफर्ट्स खुद देखी, उस लिहाज से अगर ये सवाल किया जाए कि काबुल जैसे फोर्टिफाइड शहर में जहाँ इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ पे दाइश किस तरह से इस वक्त हमले कर पा रही है, तो क्या कहेंगे आप? जी सारा, असल में काबुल का मसला ये है कि काबुल एक शहर है जो शायद जो है 5 लाख के लिए बिल्ड किया था, और अब उसमें कोई 5 मिलियन की आबादी यानी 50 लाख की आबादी हो गई है। और जितना भी फोर्टिफाइड हो उसमें इतने लोग हैं और आने जाने के इतने रास्ते हैं। मैं चूंकि काबुल खुद आती जाती रहती हूँ कि वहाँ किसी को रोकना, और आपको पता है कि ये जो दाइश के लोग हैं ये आम अफगानों की तरह नजर आते हैं, तो उनको रोकना। 2 महीने पहले मैं ये भी बताती चलूं कि अफगान पुलिस ने काबुल शहर के अंदर ही दाइश का एक वेपन्स कैश पकड़ा था, जिसमें सुइसाइड जैकेट्स भी थी, रॉकेट लॉन्चर भी थे और भी हथियार थे। तो अगर दाइश के कुछ स्लीपर सेल्स काबुल के अंदर मौजूद हैं और उनके पास ऐसे कुछ असलहे के जखीरे मौजूद हैं, तो उनके लिए फिर काबुल के अंदर हमला करना बहुत आसान। ठीक, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। थैंक यू आयशा। और दाइश अफगानिस्तान में हमले करके अमरीकी अफवाज और तालिबान को क्या पैगाम दे रही है, इस बारे में हम बात करेंगे दहशत गर्दी के उमूर के माहिर और अमरीका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मैक्स एब्रम्स से। मैक्स एब्रम्स, वेलकम टू व्यू 360।
So, do you see any relationship between the presence of US troops in Afghanistan and activity of ISIS there? You know, that's a very good question. One of the most important pieces of scholarship ever published on terrorism, especially suicide terrorism, is by a professor named Robert Pape at the University of Chicago. And what he found, I think it's a compelling finding, is that foreign occupations tend to breed more suicide terrorism. And so if his research is correct, and he published this a while ago, in 2003, it would suggest that the US presence in Afghanistan is actually counterproductive in terms of stamping out Islamic State, because the group is actually incentivized to carry out more attacks with the US there. All right. So मैक्स एब्रम्स ये कहते हैं कि तहकीक से ये बात सामने आई है कि जब गैर मुल्की अफवाज किसी मुल्क में मौजूद होती हैं तो ख़ास तौर पे सुइसाइड बॉम्बिंग्स में इजाफा होता है। तो जब कोई गैर मुल्की फ़ौज इस प्लान के तहत आती है कि वो एक मुल्क को सिक्योर करेगी तो उनकी मौजूदगी बाज़ औक़ात काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है, यानी मसले को मज़ीद पेचीदा बना देती है। सो मैक्स बाय माउंटिंग डेडली प्लीज़ गो अहेड। I would like to add to that. However, it should be pointed out that many people in Washington, D.C. actually believe the opposite. Okay. They think that the United States was attacked on 9/11 precisely because the U.S. did not have a counterterrorism presence in Afghanistan. And furthermore, the reason why Islamic State was able to grow so much in Iraq and then into Syria is because the US had withdrawn from there. Right. So मैक्स एब्रम्स के मुताबिक कोई एक वाज़े जवाब नहीं है कि क्या अमेरिका की मौजूदगी अफगानिस्तान में दाइश के असर व रसूख को बढ़ाने का एक सबब बन रही है या नहीं, क्योंकि वाशिंगटन डीसी में ये तासुर भी पाया जाता है मैक्स एब्रम्स के मुताबिक कि 9/11 का वाक़या हुआ है इसलिए कि अमेरिका की इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से मजबूत नहीं थी। So Max, right now we're seeing that ISIS has mounted several attacks since the beginning of this year. What message is it sending to the Afghan Taliban? Sure. I think that there's no question that there's a rivalry in Afghanistan in order to try to win over local fighters. And so for the longest time, the Taliban has been the predominant group. And now it's being challenged by Islamic State. And Islamic State is using violence as a communication strategy to signal to potential recruits that Islamic State has a presence in Afghanistan and is strong and is growing, and that, you know, extremists who want to join up with a group that's even more violent than the Taliban should look to Islamic State. All right, and this could then potentially increase the level of violence in Afghanistan. Yes or no, briefly? Yes. What often happens when you have multiple militant groups operating in the same theater is they both end up ramping up their levels of violence in order to try to seem like they're the most extreme and thereby be the most attractive to other extremists. So मैक्स एब्रम्स कहते हैं कि आईसिस की दाइश की जानिब से अफगानिस्तान में जो बार बार हमले किए जा रहे हैं उनसे अफगान तालिबान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इस वक्त जंगजुओं की भर्ती के हवाले से उनके लिए मुकाबले की फ़िज़ा पैदा की जा रही है और इसका नतीजा ये होगा कि जो लोग ज़्यादा तशद्दुद की जानिब माइल हैं अगर उनको अफगान तालिबान उतने वायलेंट नहीं लगते तो वो आईसिस की तरफ जा सकते हैं और इस वजह से फिर जो वायलेंस का जो तशद्दुद का लेवल है अफगानिस्तान में वो बढ़ सकता है क्योंकि दोनों ग्रुप एक दूसरे को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा केपेबल हैं। मैक्स, लास्टली आई वांट टू आस्क यू वेरी ब्रीफली, इज देयर एन आंसर टू द आईसिस प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान? Well, what I think the United States needs to do is it needs to take a really close look at Islamic State and make a determination about whether these are, you know, terrible, violent actors who mainly pose a threat to Afghans, or whether Afghanistan looks like it might become a future hub to launch international attacks, including against the U.S. Homeland. I think that it's obvious that Islamic State is going to continue to pose a challenge locally. The real question is whether it will develop into
a more serious international terrorist problem. ऑलराइट, मैक्स एब्रम्स कहते हैं कि अमेरिका को ये गौर करना होगा कि अफगानिस्तान में दाइश जो बढ़ रही है, क्या वो अमेरिका के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे ख़तरा बन रही है, बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए ख़तरा बन रही है, और क्या वो अफगानिस्तान को एक लोकल प्लेटफॉर्म बना रही है इंटरनेशनल सतह पे हमले करने का या नहीं, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाना होगा। मैक्स एब्रम्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट। Anytime. और ट्रंप इंतजामिया की अफगान हिकमत अमली की अगर बात की जाए तो वाशिंगटन में भी उसके बारे में बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी और मुसन्निफ स्टीव कोल का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की अफगान पॉलिसी पिछली अमरीकी हुकूमतों की मुरतब करदा पॉलिसियों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, और जंग का दौरानिया बढ़ाने और बड़े बम गिराने से मामलात में बेहतरी का इम्कान कम ही है। मज़ीद तफसीलात अमान अजहर से। वाशिंगटन के केटो इंस्टीट्यूट में अपनी नई किताब डायरेक्टरेट एस पर बात करते हुए अमरीकी सहाफ़ी और मुसन्निफ स्टीव कोल का कहना था कि पिछली कई अमरीकी हुकूमतें तवातर से अफगान जंग के सियासी और जंगी पहलुओं में हम आहंगी लाने में कामयाब नहीं हो सकी, और हालात आज भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। नई अमरीकी इंतजामिया ने आते ही दोबारा से हिकमत अमली का जायजा लिया, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया, और इस बारे में बात हो सकती है कि ऐसा करने से हालात किस हद तक तब्दील हुए। मुझे ये डर है कि साल 2021 में जब नया अमरीकी सदर अपना ओहदा संभाल रहा होगा या सदर ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो रहे होंगे, तब भी ये जंग जारी होगी। किताब के उन्वान डायरेक्टरेट एस की वजाहत करते हुए मिस्टर कोल ने कहा, डायरेक्टरेट एस पाकिस्तान के हसास अदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का खुफिया शोबा है जो अरसा दराज से तालिबान का हामी है, और अमरीकी इस जंग में इस पर इल्जामात भी लगाते रहे हैं, और ये नेटो अफवाज के लिए इस जंग में यकीनी रुकावट भी रहा है। पाकिस्तान के अमरीका और अफगानिस्तान से ताल्लुकात और अफगान जंग के लिए इन ताल्लुकात की अहमियत पर किताब में तफसीली मवाद मौजूद है। स्टीव कोल कहते हैं, पाकिस्तान का फायदा ड्यूरेंड लाइन के पार अफगान इलाके में किसी तौर इस्तेहकाम लाने में है ताकि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा ना हो। अफगानिस्तान के बारे में मफरूज़ा ये है कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान या ऐसे अनासर के जरिए जो तालिबान से हमदर्दी रखते हों अफगानिस्तान में असर कायम करने की कोशिश नहीं की, तो भारत मौके से फ़ायदा उठाते हुए अफगानिस्तान में अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करेगा। इस सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान ये दावा करता है कि तालिबान उनकी सरजमीन पर मौजूद नहीं, स्टीव कोल का कहना था, मेरे ख्याल में वो इस बात को मानने से इंकारी इसलिए हैं या इस बात की हकीकत को तस्लीम इसलिए नहीं कर रहे कि उनमें से कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि ऐसा करने की सूरत में बातचीत किस जानब जाएगी, और अमेरिका ने भी इस मामले में पाकिस्तान की मदद नहीं की। डायरेक्टरेट एस के मुसन्निफ स्टीव कोल को उम्मीद है कि उनकी इस कोशिश से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका की अवाम को बंद कमरों के पीछे होने वाले उन फैसलों के मुतल्लिक आगाही मिलेगी जो उनके हाल और मुस्तकबिल का सबब बनते हैं। अमान अजहर, VOA, वाशिंगटन। और पाकिस्तान के दौरे पर आए मिस्र की मारूफ जामिया अल अज़हर के मुफ्ती आज़म डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम ने कहा है कि जहाद का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, जबकि किसी शख्स को दायरा इस्लाम से खारिज करना अदालतों का काम है। इस खबर की तफसील समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और आज दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सूरत हाल पर हम एक नज़र डालेंगे कुछ ही देर में, और तर्ज ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियाँ लाकर कैंसर से किस तरह बचा जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे आज के हेल्थ सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें आज के वर्ल्ड व्यू में। नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 50 से ज़ायद ममालिक के वज़रा के गैर रस्मी इजलास में अमरीका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए टैरिफ्स बहस का बड़ा हिस्सा रहे। इजलास में चीन, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। रुकन ममालिक ने तिजारती तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती जंग से दूर रहने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक राय किया। शाम के शहर गौता से बागियों के खानदानों को जुमेरात के रोज बाहिफाजत शहर से निकालने के लिए शामी महकमा ट्रांसपोर्ट और रेड क्रिसेंट की बसें गौता पहुंच गई हैं। मुआहदे के मुताबिक खानदानों को इदलिब के करीबी इलाके में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद गौता का मुकम्मल कंट्रोल हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। चीनी महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिका के साथ तिजारती मामलात पर तामीरी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, जो दोनों ममालिक के फायदे में होंगे। आज अमरीकी सदर की जानिब से चीनी दरामदात पर मजीद टैरिफ लगाए जाने के ऐलान का इम्कान है।
नाइजीरिया में बोको हराम ने एक माह कबल अगवा की जाने वाली 100 से जायद स्कूल की तालिबात में से दर्जनों को बगैर किसी वजाहत के रिहा कर दिया है। रहा होने वाली एक तालिबा के मुताबिक उनमें से 5 पैरों तले रौंदे जाने के बाइस इंतकाल कर गयीं। नाइजीरिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कहना है कि बच्चियों की रिहाई बैक चैनल कोशिशों के बाइस मुमकिन हुई। पानी के बगैर जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं, लेकिन फिर भी इस कीमती और महदूद शय का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। इस मसले को उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं इस्लामाबाद से अली राना की रिपोर्ट में। वैसे तो दुनिया भर में पानी के हवाले से मसाइल मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां सूरत हाल ज्यादा संगीन है। पाकिस्तान में पानी को रेगुलेट करने वाले इदारे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक आबी ज़खायर कम और महदूद होने की वजह से पाकिस्तान में हर साल 1800 अरब रुपए का 30 मिलियन एकड़ फुट कुदरती पानी समुद्र बुर्द होकर जाया हो जाता है। खुद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सूरत हाल अच्छी नहीं, जहां एक तरफ लोगों को साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स का रुख करना पड़ता है, तो वहीं 26 के करीब गैर कानूनी सर्विस स्टेशन और जगह जगह पानी की टूटी पाइपलाइंस पानी के ज़िया का मौजब हैं। लोग गाड़ियाँ सड़कों पे धोते हैं, फर्श धोते हैं और गलियों में पानी छोड़ते हैं। अपनी जो टूटियाँ वगैरह है उनको बंद नहीं करते। लोग बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं, बाउज़र मंगवा रहे हैं, टैंकर मंगवा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ बड़ी है कि अगर पानी आ जाता है तो पानी का ज़िया बहुत हो रहा है। लोगों ने जो है गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो लगाए हुए हैं। कहाँ कहाँ पे गैर कानूनी जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है उनको रोका जाए। शहरी हुकूमत मौसर हिकमत अमली अपनाने के बजाय अवाम में शऊर पैदा करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। पानी जो है ये बड़ी नेम पे खुदाबंदी है और बड़ा एक्सपेंसिव है। ये बड़ी सफाई के बाद इसमें बड़ा एक्सपेंसिव कमोडिटी है कि बड़े नीचे से हम लेके आते हैं, तो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। जो पानी पीने वाला पोर्टेबल वाटर है उससे अपनी गाड़ी भी धोते हैं, उसमें लांस में भी हम लगाते हैं और वो सारा ज़िया है पानी का। आलमी मियार के मुताबिक किसी भी मुल्क को अपने कुदरती पानी का 40% हिस्सा जखीरा करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में यह सलाहियत 10% से भी कम है। इरसा के मुताबिक पानी की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए नए आबी ज़खायर की तामीर नागज़ीर हो चुकी है। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान की शहरी आबादी में तेज़ी से इजाफे की वजह से मुल्क 2025 तक यानी सिर्फ 7 साल बाद खुश्क होकर रह जाएगा, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को पानी की किल्लत से मुतासरा मुल्कों में शामिल करता है। और दुनिया के कई मुल्कों में मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए इन दिनों नौरूज़ का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसे फ़ारसी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का आगाज़ होता है। कोयटा में भी कोहे चिल्तन के दामन में जश्न नौरूज़ का मेला मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारा कम्युनिटी और अफ़गान पनाह गुज़ीरों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और लजीज़ पकवानों का मज़ा उठाया। इस मौके पर बलूचिस्तान के मकामी पश्तूनों ने रिवायती रक़्स अतन भी पेश किया। ये त्यौहार मुख्तलिफ मुल्कों में कई रोज़ तक मनाया जाता है। लेकिन बहार की आमद पर बर्फ़ का तूफ़ान। अमरीका की तकरीबन 15 मशरक़ी और शमाल मशरक़ी रियासतों में बहार की आमद के साथ ही मैदान हरियाली से नहीं बल्कि बर्फ़ से ढका हुआ है। टोबी नामी तूफ़ान अपने साथ शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाएं लेकर आया है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में कल सरकारी दफातर और स्कूल तो बंद रहे, लेकिन इसका बहुत से लोगों ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। टोबी सिर्फ 3 हफ्तों में चौथा बर्फानी तूफ़ान है और इख्तिताम में मार्च के करीब गैर मामूली हद तक बर्फ लाने वाले टोबी के बायस कई इलाकों में इमरजेंसी भी नाफिज की गई। कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसका नाम सुनकर ही जान निकल जाती है, लेकिन साइंसी मुताले से ये बात सामने आई है कि तर्ज ज़िंदगी के 5 अनासिर पर तवज्जो देकर इस मर्ज से बड़ी हद तक बचा भी जा सकता है। वो अनासिर क्या हैं, जानते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट में। साइंसदानों का कहना है कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी 5 बुनियादी अनासिर का मुतकाजी है। इनमें अपने वजन का ख्याल रखना, बाकायदगी से वर्जिश करना, सेहतमंद खुराक और शराब नोशी में कमी करना शामिल है। दुनिया भर से गुज़श्ता कई दहाइयों में तकरीबन 3,40,000 अफराद के जायजे से हासिल होने वाले आदादोशुमार के तज्जिये के बाद बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले रिसर्चर्स ने देखा कि वो अफराद जो ऊपर बयान किए गए 5 अनासिर पर पूरे उतरते हैं, उनमें बाकी लोगों की निस्बत कैंसर की आम इकसाम में मुब्तला होने के इम्कानात 20% कम थे।
मोटापे जैसे मसाइल में हो सकता है आपको मुख्तलिफ जायज़ों में नताइज एक जैसे ना मिलें, लेकिन जब आप इन सबको एक जगह इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। फ्रेड हॉचिंसन कैंसर रिसर्च सेंटर इन सिएटल की रिसर्चर डॉक्टर एन मैकटर्नन कहती हैं कि ऐसी खुराक तक आम रसाई से जिसमें चर्बी, चीनी और नमक की मिकदार ज्यादा हो, लोगों में ज़ियाबीतस और मोटापे में इजाफा हो रहा है। ज्यादातर लोग इस बात से आगाह हैं कि फास्ट फूड से बचना ही बेहतर है, लेकिन ये बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है, इसलिए मुतादिद अफराद अपनी खाने की आदत में तब्दीली नहीं ला पाते। ताहम डॉक्टर मैकटर्नन कहती हैं कि लोगों को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हुकूमत या कोई और सनत ये फैसला करे कि उन्हें क्या खाना है। मैं ये कहूँगी कि अगर आपके वजन में इजाफा हो रहा है या आप में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है तो अपने और अपने खानदान के लिए खुद कुछ कीजिए। अमेरिका में साइंसदान ऐसे ब्लड टेस्ट्स पर काम कर रहे हैं जो कैंसर की कई अकसाम का पहले के मुकाबले में जल्द सुराग लगा लेंगे, जिससे कैंसर को बढ़ने से कब्ल ही रोकने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए कैंसर की जल्द तशखीस एक सबक आमोज लम्हा हो सकता है, जिसमें वो ये जान लेते हैं कि उनकी सेहत खतरे में है और ये लाइफस्टाइल में तब्दीली लाने का वक्त है। डॉक्टर मैकटर्नन कहती हैं कि उनकी अपनी रिसर्च ये जाहिर करती है कि मोटापे के शिकार और सुस्तुल वजूद अफराद के तर्ज जिंदगी में तब्दीली कैंसर के खतरे को बहुत कम कर सकती है। जॉर्ज प्योतेज के साथ सादिया असद, उर्दू, VOA। स्ट्रीट आर्ट को इंडिया में मुतारिफ हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, लेकिन इसके बड़े बड़े रंगीन नमूनों ने मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों का खाका ही बदल के रख दिया है। और ये तब्दीली सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि इससे माहौल पर भी एक खुशगवार असर पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर बने ये परिंदे उम्मीद और आज़ादी की अलामत हैं और यहाँ से गुजरने वालों को अपनी उड़ान ऊंची रखने का पैगाम देते हैं। भारतीय दारुल खिलाफे का ये आम सा मोहल्ला आर्टिस्ट की जानिब से अपनी दीवारों को बड़े बड़े साइज की पेंटिंग से मुज़य्यन किए जाने के बाद अब पब्लिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। जूलिया एम्ब्रोजी की NGO इस तहरीक में पेश रही है। वो कहती हैं स्ट्रीट आर्ट तेजी से मकबूल हो रहा है। छोटे कस्बों और देहातों में ऐसी बहुत सी काविशें हो रही हैं और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि फनकार जो कि शायद पहले इस तरह नहीं सोचते थे, अब दीवारों को कैनवस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इस नए मीडियम को आजमाने में उनकी खास दिलचस्पी है। शायद सबसे हैरत अंगेज तब्दीली मुंबई की इस कच्ची आबादी में देखी जा सकती है, जिसे इसके शोक रंगों की वजह से इटली के दिलकश गांव पुस्टियानो से मुशाबिहत दी जाती है। मुंबई से ताल्लुक रखने वाली नॉन प्रॉफिट चल रंगदे ने इस बदहाल कच्ची आबादी को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया। फनकारों और रजाकारों की बनाई हुई तस्वीर यहाँ रहने वालों की जिंदगी की अक्कास हैं। एक ऑटो रिक्शा जो यहाँ बहुत से हजरात चलाते हैं, एक पालतू बिल्ली, नौजवानों के लिए पुरअसर पैगामात। यहाँ की रहने वाली और इस प्रोजेक्ट की रहनुमा दिदिप्या रेड्डी कहती हैं कि स्ट्रीट आर्ट आपके सोचने का तरीका बदल देता है। तनव्वु ही मुल्कों को अजीम बनाता है। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह के असरात को नुमाइंदगी देकर। रवैये बदल रहे हैं। यहाँ की रहने वाले इस कच्ची आबादी को साफ रखते हैं और यहाँ किसी को थूकने या इसे खराब नहीं करने देते। शहरों में रहने वालों के लिए जहाँ जगह तंग और बोसीदा होने लगी थी, यहाँ दिल्ली में स्ट्रीट आर्ट एक खुशगवार तब्दीली लाया है। जैसा कि यहाँ की रहने वाली सानिया वी, जो इन फनपारों को सताइश पेश करने के लिए मुनक्किद की जाने वाली वॉक का हिस्सा हैं। ये अपने शहर में नई चीजें ढूंढने और दिल्ली से मोहब्बत बरकरार रखने का जबरदस्त तरीका है, जो कि वक्त गुजरने के साथ मुश्किल हो जाता है। इंडियन फनकारों के साथ बहुत से आलमी फनकार भी स्टार फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। हमें लगता है कि थोड़े से रंग से एक बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। आप कहेंगे कि ये महज रंग है, लेकिन ये आपको उम्मीद का एहसास दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिलवक्त ये थोड़ा सा रंग इन अवामी जगहों को एक नई शक्ल दे रहा है। अंजाना पसरीचा के साथ सबा शाह खान, उर्दू, VOA। ये था आज का व्यू 360। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मुश्किलात के बारे में रिपोर्ट आज हम वक्त की कमी के बायस पेश नहीं कर सके। कल आपके लिए वो शो में हम लेकर आएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।